और आखिरी चौथा स्टेप कि यही बैक्टीरिया पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस कर देगा 7 दिन में। क्या करना है, ये बैक्टीरिया 3 लीटर पंप में लेना है, 3 लीटर छाछ और 9 लीटर पानी, कोई भी फसल हो स्प्रे कर दो, खत्म। अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम्स छोड़ता है 14 बैक्टीरिया इसके अंदर, जो नए काम के फंगस कीटक सबको दूर रखता है, उसके अंडे पनपने नहीं देता है। जैसे आयुर्वेद में बोला है कि कच्चा दूध पीना चाहिए, जैसे ही दूध आप ले रहे हो तो कोई फल उसके साथ नहीं लेना है, विरुद्धार है। एक ही फल जमेगा आम, वो भी मीठा है तो, अच्छा। एक ही सब्जी जमेगा परवल, वो भी घी में बना है, खटास नहीं डली तो, बाकी कोई भी सब्जी के साथ विरुद्धार है। अच्छा। और रोटी भी अगर सेंधा नमक वाली है तो ही उसके साथ जमेगी। अब बताइए कितने लोग इसको फॉलो करते हैं। गोबर का काम करना, खेती का काम करना गर्व का विषय है, शर्म का नहीं है। ये वास्तविकता है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी है। ये किसान उत्तम क्यों है कि रियल प्रोडक्टिव वही करता है, कोई लोखंड और कागज थोड़ी खाएंगे। नमस्ते, संगम टॉक्स के एक और एपिसोड में आपका वेलकम। आज मेरे साथ गोपाल सुतरिया जी हैं, जो भावनगर से हैं, गुजरात में। और बहुत वर्ष पहले मैंने इनके बारे में सुना था। आज 5-6 वर्ष के बाद फाइनली इकट्ठे बैठ के इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। तो गोपाल जी बड़ी फैमिली से हैं, है ना। मैंने जितना पढ़ा था डायमंड बैकग्राउंड से, सब छोड़कर एक गौशाला और गौ माता के अराउंड पूरी इकोनॉमी डेवलप करने के कार्य में लगे हैं। पहले तो मैं राहुल जी आपका बहुत धन्यवाद कहूँगा। भारतीय ज्ञान की परंपरा को आप बढ़ा रहे और उसमें मौका मिला मुझे बात रखने के लिए जी, उसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद। और जो इतने साल कम रहे उसके लिए भी क्षमा। और बिल्कुल आज अब और ज़्यादा ज्ञान के साथ और ज़्यादा एरियाज ऑफ वर्क, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि आप गौशाला से आगे अब एक गौ के अराउंड गुरुकुल और वो सब, अब शायद वो सब पहले इतना डेवलप नहीं हुआ होता अगर हम 5-6 साल पहले मिलते। तो पहले आपके बैकग्राउंड से थोड़ा सा शुरू करते हैं। आप कैसे इंस्पायर हुए कि अपनी व्यवसाय का जीवन से निकलकर इसमें? मैं 8वीं कक्षा में था जी, तभी मेरे गुरुदेव जी गंगोत्री से ऊपर गुफा में रहते थे, परमहंस हंसानंद तीर्थ। और नाम मेरा उन्होंने रखा, राशि पे से नहीं है। अच्छा। वो कहते थे और बहुत स्पष्ट थे, ईश्वर प्राप्त संत थे। उन्होंने कहा कि बेटा, गौ माता और किसान दुखी रहेगा, धरती माता, तो देश कभी खुश नहीं रह सकता। विकास होगा या फिर आध्यात्म विकास कोई भी हो, वो खोखलापन रहेगा। तो ये दोनों मूल है, तो धरती माता और गौ माता तो खुश होने चाहिए। तो वही एक शब्द रम रहा था और उनके जो मार्गदर्शन दिए हुए थे, तो फर्स्ट ईयर कॉलेज मुंबई करके छोड़ने का तय किया। आगे का सिलेबस देखा, काम का नहीं लगा, तो पापा को बोला करना है, तो बोले आर्थिक व्यवस्था करके करना चाहिए, बात भी सही है। तो 10 साल डायमंड का बिजनेस करना पड़ा। और फिर 18 साल पहले मुंबई छोड़ के हम अहमदाबाद आए। वहाँ पे प्रयोग नहीं हो सकते थे, इतना बड़ा भी कारोबार नहीं था, जो है सत्य बोलना चाहिए। लेकिन आकर के हमने प्रयोग शुरू किए, क्योंकि हमें कोई हवाबाजी नहीं करनी थी। ठीक है, गौ माता का विषय है। 6 महीने में 1.5 लाख किलोमीटर घुमा, वहीं गाड़ी लेके। हम मानते हैं कि कोई भी विषय में कमेंट करने से पहले वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और प्राकृतिक पक्ष, ये 5 पक्षों को देखा जाना चाहिए। कहीं हानि तो नहीं हो रही है, सब तरीके से ठीक है, फिर मुंह से शब्द निकालना। तो गौशाला शुरू करी, तो उसमें हमने देखा कि किसी का भी शोषण ना करके प्रगति करना, वो प्रगति सच्ची है। तो कोई गौ माता को बांधना बंद कर दिया। अच्छा। वो उसकी मर्जी से खाना खाती है, उसकी मर्जी से पानी पीती है। दोहने के समय हमने नाम से बुलाना शुरू किया, तो जिसको नाम बोलते वो दूध देने के लिए बाहर आती है। अरे वाह। और 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा दूध पीने के लिए बाहर आता है। दूसरा, आधा ही दूध लेते, आधे बच्चे को पिलाते हैं, कि उसका शोषण करके। भारत की ये पूरी परंपरा थी आज़ादी से पहले कि आधा दूध हमारा, आधा उसके बच्चे का। तो हमने वही शुरू किया और कुछ आशीर्वाद अलग बरसने लगा, उसका क्षमता अलग होने लगी, तो एक अलग संबंध बना। और गाय के विषय में गहराई में काम करना था, तो 18 गोत्र की गिर गाय हमने जमा करी एक ही छत्र के नीचे।
18 गोत्र यस, की 18 गाय, मतलब क्या हुआ गोत्र? 18 गोत्र पेडिग्री, अलग अलग, जो पेडिग्री मतलब pedigree, सॉरी लिनिएज अलग अलग। lineage। जैसे भावनगर के राजा के वंशज की गिर गाय, मोरबी राजा के वंशज, जूनागढ़ नवाब, तो ऐसे 18 जिनपुल। अच्छा। और हर वाड़े के नंदी हमारे अलग होते हैं। इस अच्छा। नंदी की बछड़ी दूसरे विभाग में जाएगी, दूसरी की तीसरे में जाएगी। तो जैसे मनुष्य के अंदर पिता पुत्री भाई बहन जी। में ब्याह नहीं होता है, ऐसे एवरी ईयर का प्रोग्राम होता है कि किस नंदी से कौन गाय होनी है। ठीक। तो डीएनए सुपीरियर होगा, आनुवंशिक रोग नहीं आएंगे, अदरवाइज इनब्रीड में डीएनए डिटेरियोरेशन होता है। तो दिन ब दिन अच्छा होता गया। और मेजर गायों के 5 पीढ़ी के रिकॉर्ड है, कोई कोई 15 पीढ़ी के है। जनरल 3-4 बच्चे के बाद परफॉर्मेंस नहीं होता है वर्ल्ड वाइड। भारत में 5 बच्चे के बाद इतना नहीं रहता है, और उसके बाद बच्चा नहीं नहीं होता है, या फिर परफॉर्मेंस कम होता है, या फिर कोई छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। हमारे यहाँ पे 18 बच्चे देने के बाद भी दूध में परफॉर्मेंस पे अलग लेवल पे चालू है, 18 लीटर से प्लस वाली। तो ये जिनपुल वर्ल्ड में कहीं नहीं था। तो ऐसी गौ माताएं पैदा हो कि लोग घर से निकाले नहीं जल्दी घर से। तो ऐसी गायों के बछड़े हम जिस गांव में 100 गाय 50 गाय है उसको फ्री देते हैं फॉर ब्रीडिंग। अच्छा। और ऐसे हमारे 360 से ज्यादा फ्री ब्रीडिंग सेंटर चलते हैं पूरे गुजरात में? पूरे गुजरात में, यस। पूरे गुजरात में। हाँ, और जन्म हुए सारे बछड़े बुक्ड हैं, जन्म नहीं हुआ ऐसे 300 से ज्यादा एडवांस बुक्ड है। ये तो बहुत बढ़िया। तो आप अगर फ्री दे देते हैं तो इकोनॉमिक मॉडल कैसे बन रहा है गौ गौ के अराउंड? जैसे हमने जब शुरू किया उस चिंतन में था कि खाली हमारा नहीं, गौ माता का सच्चा घर है वो किसान का घर है। अच्छा। गौशाला हमारा आपातकालीन धर्म है, पिंजरा बोल आपातकालीन धर्म है। ये सीरियसली आपातकालीन है? मतलब ये शास्त्र में इसका कोई वो नहीं है गौशाला रखने का? नहीं, शास्त्र में गौशाला है। हाँ जी। जैसे राजा रजवंश सबके अपने अपने बड़े हड़ होते थे जी। लेकिन मेजर जो उसका पालन पोषण होता था वो किसान के घर पे होता। हर किसान के घर पे 5-10 25 गाय होती थी। तो मेजर संख्या 90% किसानों के घर पे होती थी। ठीक है। तो वो क्यों छूट गया? तो हमने, अगर हमारा ही मैं गौशाला का देखो तो मुझे मुनाफा है, ठीक है। लेकिन मैं उसको सेवा की भाव से जब देखता हूँ कि ये सबका अधिकार है। अच्छा नंदी आज गांव में कोई 5 लाख का नंदी कैसे खरीदेगा? तो हमारे नंदी बहुत अलग लेवल के हैं। तो वो नंदी जो ब्रीडर्स लोग ऊंची ऊंची कीमत में बेचते, 5 लाख 15 लाख सीमेंट कलेक्शन, ये तो हमने ये सीधा लोक भोग्य बनाने के लिए गांव में, ये गांव का गाय माता का और देश का अधिकार है। तो ये एक हमने फ्री चेंज शुरू किया जो पहले के राजवंश में होती थी। हर गांव में एक नंदी होता था, 3 साल में उसके वाड़े चेंज होते थे। अच्छा। तो ये एक पक्ष हमने जरूरी था वो किया, और सच में इतने सुंदर परिणाम है। और नेचुरल सर्विस जो गायों को नंदी के द्वारा मिलती है उसमें 90% सक्सेस रेशियो है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अभी 32% ही है। अच्छा। तो नेचुरल सर्विस से उनकी अवरी डिस्टर्ब नहीं होती है, सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है, उसकी अवरी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए ज़्यादा बच्चे तक वो गाय स्वस्थ पूर्वक रह सकती है। तो पहले तो एक प्रश्न में जो एकदम मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी जो सारा नैरेटिव है सब जगह ये है कि गायें जब दूध देना बंद कर दे तो गायें का करें क्या। सारे भारत में ये फैला पड़ा है कि अब देखिए, अभी एक डॉक्टर बजाज है, सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़, उन्होंने एक टॉक दी थी द संगम टॉक्स पे, कुछ मेरे ख्याल 2019 या 20 की टॉक है। हाउ पॉपुलेशन ऑफ काउज एंड बफलोज, जो 80% गाय होती थी और 20% भैंसे होते थे, वो पूरी रिवर्स हो गई है मोस्ट स्टेट्स में। छत्तीसगढ़ शायद उन्होंने कहा कि इसमें नहीं हुई है क्योंकि लॉज इस तरह के हैं। ये रिवर्स इसलिए हुई है क्योंकि सारा का सारा इंडस्ट्री अराउंड भैंस के स्लॉटर पे है कि दूध दे दिया, जब दूध देना बंद करा तो बेच दो। वो स्लॉटर जो 82 स्लॉटर हाउसेज हैं मुसलमानों के हैं, लार्जली 81 ओन, और उनमें जाएंगे और वहाँ पर फिर एक्सपोर्ट होता है। हर रोज़ के भारत 1 लाख भैंसा काटता है। सेकंड थर्ड लार्जेस्ट बीफ तो बोलते हैं एक्सपोर्टर है, मतलब बीफ ही हुआ अगर भैंसे का है। तो सारा नैरेटिव है कि सड़क पे घूमती रहते हैं, जब
दूध नहीं देंगी तो करें क्या, फिर जाके खेतों को ख़राब करती हैं, नंदी का तो करें क्या। अब आप बोल रहे हैं कि ये सब सॉल्यूशंस हैं आपके पास। जी, देखिए, गौ माता को केंद्र में रखते हुए भारत हजारों साल श्रेष्ठ रहा। जी। हम उसकी गहराई में गए कि किसान को दूध ऊंचा नीचा होता है तो सबकी नजर ऊंची नीची होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो पैसा नहीं मिलेगा तो किसान बेचारा तकलीफ में है। हाँ जी। तो इसके लिए हमने मेन प्रोडक्ट गोबर बनाया। 10 साल हमने रिसर्च किया कि गाय का गोबर मुख्य प्रोडक्ट बन जाए, दूध बाई प्रोडक्ट बन जाए। जब दूध नहीं दे तब भी आज आपको मैं इतनी सरल मानवीयता छोड़ दी हमने कि सगी माँ 1 साल दूध पिलाती है, हाँ। बाकी के 99 साल ही हमको पालती है। करेक्ट। फिर भी उस गौ माता के संग ये व्यवहार तो हाँ। दम हो जाएगा देश में। बिल्कुल। तो उसलिए मैंने सोचा कि नहीं, दूध के अलावा जो मुख्य प्रोडक्ट आर्थिक व्यवस्था के संग जोड़ेंगे और साथ साथ में सम्मान के साथ में, तो अच्छा होगा। तो हमने एक पद्धति कृषि की तैयार करी। हमने गोबर, गौमूत्र, दूध, दही की 5 गव्य और 21 औषधियों में से गुड बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। उसके मेटाजेनोमिक्स की चेन ऑफ सीरीज करी, डीएनए आरएनए टेस्ट करवाए। वो बैक्टीरिया जमीन पे जाके क्या करेगा, वनस्पति पे जाके क्या करेगा, उसका पूरा एनालिसिस करवाया। एनएबीएल एक्रेडिटेड लैबों में करवाया ताकि सर्व जगह पे मान्य हो। फिर उसकी चेन ऑफ सीरीज करी प्रैक्टिसेस की, इसके साथ ये होगा, जमीन पे जाके ये हो रहा है, ये वनस्पति ये हो रहा है पूरी। फिर 10 साल रिसर्च के बाद एक हमने कृषि की पद्धति तैयार करी कि वो जीवाणु के द्वारा और गोबर के द्वारा ऐसी पद्धति हो कि 7 दिन में यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स बंद हो जाता है, और केमिकल जितना उससे 1.5 गुना डबल, और कोई कोई फसल में 3 गुना भी परिणाम आता है। और पहली सीजन में एक किसान डरता क्यों है गौ आधारित या ऑर्गेनिक या प्राकृतिक कृषि करने से? क्योंकि उत्पादन कम होता है। तो ये भी नैरेटिव है कि 2 या 3 साल लगते हैं जो व्यक्ति यूरिया और फर्टिलाइजर यूज कर रहा हो उसको अपने लैंड को इस सब से रिवाइव करने के लिए 3 साल ऐसा बोलते हैं। ये नॉर्मल मैंने सुना है भाई। जो आप बोल रहे हैं फर्स्ट सीजन में ये रिवर्स हो जाएगा, और नॉट ओनली फर्स्ट सीजन बट 7 दिन के अंदर आप बंद कर सकते हैं। 7 दिन के अंदर बंद होना, उसके भले केमिकल के रेसिड्यूज ग्रेजुअली वो उसका तो धीरे ही निकलेंगे। बट सबसे बड़ा डर किसानों का व्याजबी है, क्योंकि उसको उत्पादन कम होने वाली पद्धति दुनिया में सिखाई जाती है। बिल्कुल। लेकिन इस पद्धति में ऐसा है कि 7 दिन में बंद होगा, और पहली सीजन में केमिकल जितना उससे 1.5 और कोई कोई फसलों में डबल से ज्यादा उत्पादन आ जाता है, तो किसान स्वीकार कर पाएगा। और हमने वो कार्य शुरू किया। ये डॉक्यूमेंटेड है। यस, हमने उसकी चेन ऑफ सीरीज करी। और जगह पे पूरे भारत में एक्सपेरिमेंट किया जहां पर सिमिलर रिजल्ट्स ऐसे हैं। सब जगह हमने अब तक 22 राज्यों में काम किया। अच्छा। 65 से ज्यादा फसल, 10 प्रकार से ज्यादा मिट्टी, काली, चिकनी, रेतीली, सब मिट्टी, सभी पानी। 1200 टीडीएस के ऊपर आम नहीं उगता है। हमने कच्छ में 1800 टीडीएस, और पर्टिकुलर एक एरिया में 3500 टीडीएस, जहाँ दूध में डालने से वो फट जाता है। अरे वाह। वहां पे हमने आम से लेके 15 फसल उगवाई। तो ये गौ माता का जो गोबर है उसमें बोलते हैं कि गौ में बसते लक्ष्मी, वो नजर के सामने हमको मिला और वो हमने प्रयोग किए, और इतने सुंदर भाई साहब परिणाम है कि जैसे हमारे एक सूरत के पास बंधु है, 30 टन गन्ने की उत्पादन है भारत भर में एवरेज केमिकल से पर एकड़। तो वो आदिवासी बंधु को पहली सीजन में 78 टन गन्ना निकला। बाप रे। शुगर मिल के अधिकारी गए, उन्होंने शुगर का टेस्ट करवाया। जनरली 10% रिकवरी आती है, इनकी 14.5-15% आई। मतलब इसका क्या मतलब? तो गुड़ ज्यादा निकला, शुगर ज्यादा निकला। तो उनका 5.5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ पर एकड़। तो वो बंधु आदिवासी बंधु है, उन्होंने 3 गाय और गोबर के लिए पिंजरापोल से लेकर के आ गए, नई दूध देने वाली। हमको गोबर चाहिए, ये प्रोडक्शन मिल रहा है। ऐसे ही दूसरे बंधु ने मिल के अभी 6.5 लाख का गोबर खरीदा और 25 गाय गोबर के लिए लाए। ऐसे ही दक्षिण भारत में सुनील जी करके है कर्नाटक में, उनका उत्पादन 110 टन पर एकड़ है। अभी कहाँ 30 टन, कहाँ 110 टन। वो सुनील जी 15 से ज्यादा फसल इस पे कर रहे, और अभी देशी गाय की सेवा कर रहे, और पूरा परिवार इतने भाव से गाय रख रहा है, क्योंकि 5 लाख रुपया पर एकड़ उसका एवरेज प्रॉफिट है। और एक अमरीश जी पाटिल है, अनार सबसे जटिल फसल है। अच्छा। पर एकड़ का खाली पेस्टिसाइड का अनार में खर्चा होता है 1.5 लाख का। अच्छा। पोमोग्रेनेट में। अच्छा। तो 21 प्रकार के पेस्टिसाइड्स डालते हैं, और बहुत किसानों को लॉस जाता है उसमें, कभी कभी थोड़ा फर्क हो गया तो।
वो 7 साल से इस पद्धति से खाली अनार उगा रहे हैं और 6.5 लाख का प्रॉफिट है उनका, एवरेज है 7 साल का। वो 15 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे, बंगला है, उसका बेटा अभी शहर नहीं जाना चाहता है। तो युवा लोग गांव में शहर से ज्यादा पैसा मिलेगा। अच्छा मुझे बताइए, अभी जो 5 लाख मुनाफा कर रहे हैं, 2-4 एकड़ जमीन है, 15 लाख रुपए निकले, वो जमीन बेचेगा क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बेचेगा। अच्छा उसको शहर में कोई ये पैकेज देगा क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना। तो लाइफ वैसी है, सबको पता है कि गांव की लाइफ बहुत बेटर है, बट वहाँ जाके मारा मारी है और फाइनली कुछ बचता नहीं है। शरीर तो खत्म होता है, बचता किसी के लिए कुछ नहीं है। तो ऑप्शन रहेगी तो सब वापस रहेंगे। अच्छा गोपाल भाई ये बताइए, मगर क्या ये छोटे खेतों पे भी काम करेगा? हमारे लैंड ओनरशिप बड़ी छोटी है। बिल्कुल, देखिए छोटे के लिए हमने ये ज्यादा फोकस किया है। वहाँ कितना उसका कारण है, नहीं, कितनी कमाई हो सकती है गऊ इकोनॉमी के अराउंड? कितना छोटे खेत में एक परिवार 5 लोगों का, 6 लोगों का अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबिलिटी में आने के लिए? जैसे भारत में 80% किसान 2 एकड़ से छोटे हैं। ठीक है। तो हमने यही चिंतन किया कि ये 2 एकड़ में से 5-6 एकड़ का उत्पादन निकल गया, ठीक है, और खर्चा कम हो गया, तो वो स्वाभिमान से टिक जाएगा। तो 2 एकड़ से 5-6 एकड़ का अगर आपका ये गोल था, हाँ कि जी, अगर इतना निकल जाए तो वो पूरा सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान से अपनी जीवन यापन कर सकते। ठीक है। और ये होने लगा। अच्छा। जैसे इस छोटे से एकड़ के अंदर हम किसानों को बताते हैं कि हमारा पद्धति में सरल 5 चरणों में खेती है। ठीक है। और हमारा चिंतन था कि 100 बच्चे गांव छोड़ते, उसमें से एक का कैरियर मुश्किल से बनता है, बाकी 99 का पूरी जिंदगी मेहनत करके घर नहीं बनता है, बस बिल्कुल। और पूरी जिंदगी यस बॉस करना है। हाँ, बिल्कुल। तो वही परिवार न टूटे, गांव में रह जाए, जमीन बच जाए, गाय बच जाए, स्वास्थ्य बच जाए जी। तो अभी हम लोग ने क्या किया कि 5 चरणों में खेती का पूरा एक पद्धति निकाला। तो जैसे पहला चरण है कि हमने ये बैक्टीरिया आइसोलेट किया, वो है क्या। ठीक है। तो 110 प्रकार के बैक्टीरिया उसके अंदर एक बॉटल के हम लोग फ्री देते हैं। तो पहला चरण है कि उसको मल्टीपल कैसे करना। तो 1 लीटर बॉटल हम फ्री देते हैं किसानों को। ठीक है। उसको 200 लीटर पानी में डालना है, 2 किलो अंदर गुड़ डालना है, और 2 लीटर छाछ डालनी है देसी गाय की। ठीक है। 1 हफ्ते में 1 का 200 बन जाएगा। अच्छा। मैंने आपको दिया, ठीक। आपने 200 बना के 1 लीटर किसी और को दिया, उसने भी घर पे जाके उसका ये किया तो उसका बना। तो ये सादी भाषा में बोलो तो जामन हो गया। जामन खराब होगा क्या? ठीक है, बिल्कुल ना, पता है, दही दही तो आपके घर पे बनता रहेगा। रहेगा। तो ये पहला स्टेप है कि उसके घर पे ही ये बनता रहेगा। तो वो स्टेप का कैसा डिटेलिंग में है वो हमारे फुल वीडियो में कभी देख सकते हैं। ठीक है। तो उसके घर पे बनेगा पहली बात, और 110 बैक्टीरिया किसान के घर पे बनने वाला ये दुनिया का पहला प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप। अभी दूसरा स्टेप है कि 1 एकड़ कम से कम 1 से 2 गाय हमारा दर्शन है। ठीक है। समझ लीजिए मूंगफली, तुवेर, चना कुछ भी उगाया, ठीक है। दाना बाहर बेचा, पत्ता तो निकलेगा। हाँ बिल्कुल। 1 एकड़ में 2 गाय खाए उतना पत्ता आराम से निकलता है। ठीक है। तो 2 गाय का मिलके बड़ी गाय का 10 टन गोबर और गौमूत्र आराम से निकलता है। तो इसमें आजकल, अब जैसे मैंने भी देवघर के बाहर एक ज़मीन ली है, वहाँ पर गौशाला शुरू करने की का विचार कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो कोई नेपियर ग्रास या कुछ लगानी चाहिए, क्योंकि गाय के लिए, न्यूट्रिशन के लिए वो बेस्ट है। आप बोल रहे हैं कि जो खेत में उग रहा है उसमें ही हो जाता है? नहीं, नेपियर को हमने भी प्रमोट किया है, अच्छा, और ऑलरेडी करना हमारा है। चालू भी है। तो वो विषय भी मैं आपको इसमें जोड़ता हूँ। सॉरी। जैसे ये आपके मूंगफली का पत्ता निकला, वो उससे 2 गाय आराम से पलती है। ठीक है। तो 2 गाय का मिलके 10 टन गोबर हो गया। चलो आपका बागायती कोई फसल है, तो बाउंड्री पे आपने नेपियर लगा दिया, ये एक छोटा सा पार्ट नेपियर लगा दिया। तो हमने 125 घासों पे R&D किया अब तक। ठीक है। तो उसमें से अच्छी वैरायटी नेपियर की, अच्छी जिंजवा की वैरायटी, अच्छी पैरा की वैरायटी हम लोग किसानों को निःशुल्क थोड़ी थोड़ी गांठें देते हैं। उसमें से उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो बाउंड्री पे हम बोलते सहजना लगा दो। अच्छा। मोरिंगा ड्रमस्टिक। हाँ। उसकी 1 इंच मोटी डाली पत्तों के साथ खिला दो गाय को, उसके जैसा दुनिया में कोई भी चारा नहीं है। अरे वाह। तो वो गाय फ्री में पल गई, और कॉन्सेंट्रेट फीड का खर्चा भी लॉस, मतलब आधा ही हो रहेगा। तो इतने गाय के समाधान हो जाते, तबीयत अच्छी हो जाती, इनफर्टिलिटी के समाधान हो जाते, मस्टिटाइज का इश्यू नहीं है, प्रोलेप्स के केसेस नहीं होता है। तो बाउंड्री से गाय पल जाना। ठीक है। फिर जो 2 गाय का मिलके 10 टन गोबर निकला, फ्री में मिला, और 10 टन गोबर के ऊपर ये बैक्टीरिया छिड़कना है, 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लाइन करके। ठीक है। कोई पेड़ के नीचे, कोई कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है। तो ये बैक्टीरिया जैसे ही छिड़केंगे तो पूरी दुनिया भर में अर्थवॉर्म, वर्मी कंपोस्ट का फेमस है खाद बनाना। तो वर्मी कंपोस्ट में महंगा पड़ता है, क्योंकि 1 टन के पीछे 2500 का खर्चा होता है। कुत्ते बिल्ली आके खाते उसको, पक्षी आके खाते। इसको ये झंझट ही नहीं है, ये बैक्टीरिया छिड़कते जाओ, उससे नमी बना के रखना है। 60 दिन में भाई साहब वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाएगा। अरे तो वर्मी कंपोस्ट में 4 से 6% कार्बन होता है, इसमें 19% प्लस चला जाता है।
तो जो छिड़कना है वो एक वर्मी कंपोस्ट जैसी जगह में, ऐसा नहीं है कि गोबर खेत में डाल के फिर छिड़कना। हाँ ऐसा नहीं, एक जगह पे वर्मी कोई भी कर, कंपोस्ट उसको उसको ठीक है, कोई पेड़ के मतलब नीचे खाद होगा, बनाने के कोई लिए। ग्रेनेड के नीचे। हाँ वर्मी कंपोस्ट जैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, ये होगा, उतना डेप्थ में कुछ वो नहीं, बने, वो कुछ नहीं, नहीं। बस सिंपल इकट्ठा गोबर करके रख आपने एक दिया। जगह पे पेड़ के नीचे लाइन किया, ठीक है, ऊपर बैक्टीरिया छिड़का या ड्रिप लगा दी बैक्टीरिया की, खत्म। 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद 4 से 6% कार्बन वर्मी में आता है, इसमें 18+, 19+। वाओ। फिर कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन बदल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, देशी गाय के गोबर का हमने एनालिसिस कराया, 1200 कंपाउंड निकले। देशी गाय के मूत्र का हमने 300 गाय का सेपरेट एनालिसिस कराया, 5100 कंपाउंड निकले, जो विश्व में किसी के मल मूत्र में नहीं है। तो ये कंपाउंड जो है वो अवेलेबल फॉर्म में ये बैक्टीरिया रखते हुए उसको कंपोस्ट करता है। तो ये दुनिया का सबसे ताकत वाला कंपाउंड वाला खाद हो गया। आज दुनिया बोलती कार्बन चाहिए खेती में, लेकिन वनस्पति के कार्बन जो आता है उसको भी कार्बन बोलते हैं, भैंस के गोबर को भी कार्बन बोलेंगे, और देशी गाय के गोबर को भी कार्बन बोलता है आज का साइंस। लेकिन वनस्पति के कचरे में 50 कंपाउंड है, देशी गाय के गोबर में 1200 कंपाउंड है, तो 1200 कंपाउंड और 50 कंपाउंड वाला कार्बन अनमैच नहीं होगा। तो हमने दुनिया का श्रेष्ठ कार्बन कौन सा है वो परिभाषा दी। सिक्किम 30 साल से ऑर्गेनिक कर रहा है, लेकिन उत्पादन क्यों घटा, केमिकल से क्यों कम है, या उतना ही क्यों है? क्योंकि वो वनस्पति का कचरा है, गाय नहीं जोड़ी है। तो हमने गोबर मेन प्रोडक्ट हो गया, ये हो गया सेकंड स्टेप। वो गोबर खेत में हम डलवाते हैं एक बार साल में, बिजाई से या बारिश से 10 दिन पहले। आपने जो अभी बात बोली ना, उससे एक बस थॉट ट्रिगर हुआ, मैं ऑडियंस के लिए बोलना चाहता हूँ। संगम टॉक्स पे ही एक प्रोफेसर है आईआईटी के, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, श्री श्री रविशंकर के साथ कुछ काम करते हैं। उन्होंने बताया था कि नेचुरल फार्मिंग जो आजकल बोलते हैं वो बिल्कुल फाइनेंशियली अनवाइबल है। और क्योंकि ये वर्मी कंपोस्ट, सेम बात आप ही बोल रहे हैं, वो मैंने पहली बार वहाँ सुनी, क्योंकि अभी तक तो हमेशा नेचुरल फार्मिंग करते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल फाइनेंशियली अनवाइबल है, वो भी गऊ के ऊपर। उनकी रिसर्च थी कि जो इंटेस्टाइन्स में से यही माइक्रोबैक्टीरिया निकलते हैं। तो बस मैं इतने यहाँ पर छोड़ता हूँ, बट ये मुझे थॉट ट्रिगर हुआ कि वो फाइनेंशियली अनवाइबल है, ये मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ जी। और वो खाद 2500 रुपये किलो 1 टन पड़ता था वर्मी, और ये 200-300 रुपये में खाली गुड़ का ही खर्चा हो गया, दैट्स इट। तो बहुत सरल, ज्यादा प्रभावी खाद मिल गया, वो खेत में डाला। ये हो गया सेकंड स्टेप कृषि का। अभी तीसरा स्टेप, यही बैक्टीरिया पानी के साथ छोड़ना होता है। जो भी पानी आप छोड़ो फसल के लिए, उसके साथ 2000 लीटर पर एकड़ छोड़ देना है महीने में। ये हो गया तीसरा स्टेप। तो और सारी खेती को ही वो बेनिफिट कर रहा है, सारी खेती को। उसका क्या गुल खिलाएगा मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, तो ये तीसरा स्टेप हो गया कि बैक्टीरिया छोड़ देना है। और आखिरी चौथा स्टेप कि यही बैक्टीरिया पेस्टिसाइड को रिप्लेस कर देगा 7 दिन में। क्या करना है, ये बैक्टीरिया 3 लीटर पंप में लेना है, 3 लीटर छाछ और 9 लीटर पानी, कोई भी फसल हो स्प्रे कर दो, खत्म। अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम्स छोड़ता है 14 बैक्टीरिया इसके अंदर, जो नए काम के फंगस, कीटक सबको दूर रखता है, उसके अंडे पनपने नहीं देता है। तो जो 30,000 रुपये लीटर पेस्टिसाइड नहीं कर रहा है, ये 30 पैसे किसान के घर पे बनेगा। अभी मूल बात पे आता हूं कि ये बैक्टीरिया यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड कैसे बर्न करेगा टेक्निकली। तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन है। हवा में से ग्रेन्यूल फॉर्म में वो लोग बनाती बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है और बाकी हानिकारक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। ये जीवाणु जो ड्रम है उसके अंदर 24 जीवाणु ऐसे बैक्टीरिया जीनस जो खेत में गोबर डाला उसका उपयोग करके डायरेक्ट हवा में से नाइट्रोजन फिक्स करता है, और उतनी स्पीड में कि जितनी स्पीड में यूरिया, उससे भी ज्यादा। तो भले 30 साल से यूरिया डाला हो, ये जीवाणु खेत के अंदर ही वो हवा से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, तो 7 दिन में यूरिया बन, भले 30 साल से 40 साल से डाला। सेकंड, इसी के अंदर 8 बैक्टीरिया फास्फोरस फिक्स करने वाले, तो डीएपी बन। इसी के अंदर 7 से ज्यादा बैक्टीरिया सल्फर उपलब्ध करने वाले, तो सल्फर नहीं खरीदना है। इसी के अंदर 2 बैक्टीरिया पोटाश उपलब्ध करने वाले, पोटाश खरीदना नहीं है। ग्रोथ प्रमोटिंग के लिए 7 बैक्टीरिया अंदर, तो ग्रोथ प्रमोटर्स का बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है किसानों के लिए, तो वो बंद हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर्स भी इसके अंदर है। कंपोस्ट करने वाले 14 बैक्टीरिया है, तो जो भी गोबर कंपोस्ट हो रहा है इसके साथ में घर की रोटी, कुछ बचा हुआ है, सब्जी छिलका बचा हुआ है, खेत का कोई कचरा है, सब चीज साथ में कंपोस्ट, तो आफत अवसर में बदल जाएगी। और इसी के अंदर 3 जीवाणु ऐसे हैं जो हैवी मेटल्स अब तक खेत में गए, हैवी पेस्टिसाइड्स वो कंज्यूम कर रहे हैं, हैवी मेटल्स को विघटन कर देता है। अरे बाप रे। तो लेलियट क्लेवरा करके जो बैक्टीरिया है वो सारी चीज विघटन करता है, तो अच्छे से काम हो गया। किस तरह के उसको हैवी मेटल्स को विघटन कर दिया। कौन से वाले, कोई स्पेसिफिक? हाँ, जैसे जो लेड है, उस प्रकार को बहुत अच्छे से विघटन कर देता है।
तो सिंपली ये काम हो गया। ये बैक्टीरिया, कंपोस्ट का भी बैक्टीरिया 14 है, पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस करता है क्योंकि इसके अंदर 14 जीवाणु है। उसके अंदर सुडोमोनास सब फेमस है, इसके अंदर सुडोमोनास, सुडोल्टामोनास, एंटरबैक्टर, एंटरकोकस, ऐसे करके 14 स्ट्रेंथ ऐसी है जो एक्सीलेंट लेवल पे काम करके बड़ी से बड़ी मुश्किल जो 30,000 रुपये लीटर दवाई से काम नहीं होता, ये 30 पैसे बन जाता है। तो ये सारा मामला बंद। और सबसे खुशी की बात कि ये केचुए वाला जो है वो विदेशी केचुआ ऊपर रहता है। अच्छा। लेकिन ये जहां पर भी हमारे 5 स्टेप फॉलो हो गए, 10 दिन के अंदर देसी केचुआ एक्टिव हो जाता है जमीन में। मतलब देसी वाला मुझे नहीं पता था विदेशी केचुआ भी हम डालते हैं। नहीं, ऊपर तो विदेशी वाला ही करता है, देशी वाला तो अभी शुरू हुआ, अभी तो है ही नहीं। अब तक तो विदेशी से इंपोर्ट करके उसी को मल्टीपल करके उसका वर्मी कंपोस्ट बनता है। ये नहीं पता था मुझे। यस यस यस। उसकी काफी कंट्रोवर्शियल बातें भी, कोई प्लस माइनस, लेकिन मैं इसमें नहीं जानना चाहता हूँ क्योंकि उसमें केमिकल से तो अच्छा ही हो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो ये अप्लाई हो गया गौ कृपामृतम और ये गोबर का सही देशी का कॉम्बिनेशन, 10 दिन के अंदर देशी केचुए की काफी वेराइटीज पैदा होती है। कोई कोई वैरायटी ऊपर से लेके 20 फुट नीचे जाने वाली पैदा होती है, कोई कोई मिट्टी खाने वाली पैदा होती है। तो नीचे की समृद्ध मिट्टी खा के अवेलेबल फॉर्म में ऊपर विष्टा के स्वरूप में छोड़ेगा। दूसरा, पहले बाल जितना पतला आएगा, फिर मोटा मोटा अच्छे इतने एक्सीलेंट परिणाम होते। तो 1000 केचुए को अच्छा वातावरण मिलता है ना राहुल जी, एक साल में वो 8.25 लाख बनते। ओ बाप रे। और ऊपर नीचे एक छेद किया, दूसरी बार छेद नहीं उपयोग होगा, तो पूरी जमीन बैक्टीरिया और केचुआ एक ही साल में पोरस बना देगी। तो ये वाटर लेवल क्यों नीचे जा रहा है पूरी दुनिया में? क्योंकि जमीन कठिन हो गई केमिकल से। महाराष्ट्र का बारिश का पानी यहाँ टिक के चला गया, तो ये एक ही साल में आपकी जमीन को ऐसा बना देगा कि बारिश का एक एक बूंद जमीन के नीचे उतर जाएगा। तो हमने देखा 22 राज्यों में जहां जहां ये उपयोग हुआ, बारिश का पूरा पानी नीचे जा रहा है, तो वाटर लेवल अपने आप समाधान होगा। बाप रे बाप। फिर समंदर किनारे जो खारा पानी नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर का पानी नीचे नहीं जा रहा है, तो कोस्टल एरिया में सब जगह पे नीचे खारा पानी चालू हो गया और कृषि बर्बाद हो रही। तो वहां पर भी यही समाधान हो गया, पोरस हो गया। कैसे? तो पोरस हो गई, तो बारिश का पानी नीचे आया तो वो बह जाएगा। केचुए सरवाइव करते हैं अगर ऑलरेडी खारा पानी हो, तो वो सरवाइव कैसे करते हैं? जैसे ये हमने कोई भी जमीन में जिस किसान ने कहीं देखा ही नहीं केचुआ, वहां पे केचुआ एक्टिव होता है। तीसरे माले पे गमले में पैदा हो रहे हैं। अरे बाप रे। ये तो मतलब किसी तरह मिट्टी में ही हो रहते कुछ हो रहा है ऐसे ही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे ना, जो मैंने बताया नेपियर, जो हमारे को मेरे देवघर में जो हेल्प कर रहे हैं, रवि सिंह चौधरी हैं, बहुत बढ़िया एग्रीकल्चरिस्ट है, फॉरेस्टर, एग्रो फॉरेस्टर। उन्होंने बताया कि केचुए ना जब ऊपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो जाके हाइबरनेट कर लेते हैं, पता नहीं 20, 25, 50 फीट। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि ये सीरियसली, मेरे को लगा मर जाते हैं। उन्होंने कहा मरते नहीं है, जब लैंड रिजुविनेट होता है वो अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो आपने भी यही बात रिपीट करी। उसके बाद में ये जहां पर भी अप्लाई किया ना, मधुमक्खी बढ़ जाती है। मधुमक्खी, हाँ। तो पोलिनेशन का काम होता है। तो भारत में 800 प्रकार की मक्खियां पोलिनेशन का करती है, तो केमिकल से वो मरती है और इसमें डेवलप होती है। फिर चिड़िया बढ़ जाती है, तो चिड़िया छोटे मोटे इल्ली को वही खा के आएगी। तो हमारा जो गौशाला का कैंपस है वो 5G नेटवर्क के बीच में अहमदाबाद में है। फिर भी जो गांव में रेयर हो गई गुरैया, हमारे देसी भाषा में चका और चकी बोलते हैं, वो 1000 से ज्यादा है हमारे कैंपस में। चका, चकी, होला, मोर, किंगफिशर, हरा कलर का वाइल्ड कबूतर आता है, हाँ जी, ग्रीन, वो भी है। तो वो सारी चीजें नेचुरली डेवलप होती। तो गाँव विश्व से मात्र जो हमने सुना था, गौ में वस्ते लक्ष्मी सुना था, वो हमारी गौशाला और किसानों के घर पे देखना चालू हो गया। बाप रे बाप, तो गौ माता क्या आ गई, केचुए आ गए, माइक्रोब्स बढ़ गए। 1 ग्राम मिट्टी में पहले 2 करोड़ बैक्टीरिया थे 50 साल पहले भारत में। एक नए काम के कीटाणु को मारने के लिए दवाई मारी, काम के अब जो मर गए। ये वापस माइक्रोब्स बढ़ रहे हैं, मधुमक्खी बढ़ी, चिड़िया बढ़ गई, पूरी प्रकृति वापस एक्टिव हो रही है। तो हमें बहुत आनंद होता है ये नजर के सामने देखते हुए किसानों के घर में और इसमें। और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि कृषि के अंदर हम लोग के प्रोटोकॉल में हमने बोला कि सब लोग वीडीसाइड बहुत मारते हैं। तो वीडीसाइड जो निंदाई को मारने के लिए, तो हम बोलते हैं कि उसको मारने के लिए, स्प्रे करने के लिए चलना तो पड़ता है। हाँ जी। उसकी जगह पे हम बोलते हैं कि छोटे साधन से आप पलटी लगा दो तो अपने आप बैक्टीरिया उसको खा के कंपोस्ट कर लेगा। मतलब जैसे ये 2 फसल है जी, उसके बीच में वीड उगा है, तो वहां पे पलटी लगा दो, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जमीन में उसको खा के खाद बना देगा। अच्छा। तो आफत को अवसर में बदल देगा। वो वीड में बहुत ताकत होती है। अच्छा। दूसरा, पहले परंपरा थी बैल चलाने की। हाँ जी। हमारे बाप दादा वीड को बैल से मैनेज करते थे। तो उसमें 2 साइंटिफिक चीजें होती थी भाई साहब, कि एक वीड को खत्म हो गया, साथ में नीचे कोई फसल की मूल का प्रूनिंग हो गया।
तो जैसे ऊपर प्रूनिंग करेंगे उत्पादन बढ़ेगा, वैसे ही प्रूनिंग होगा तो नीचे तंतु मूल फूट के, व्हाइट रूट फूट के और उत्पादन बढ़ता है और एरिएशन बढ़ता है। और दुर्भाग्य है देश का कि कुछ लोग समझ नहीं पाए, बड़ा महंगा ट्रैक्टर, बड़ा सब्सिडी खर्चा, महंगा ट्रैक्टर, डीजल महंगा इंपोर्ट करना, वो ट्रैक्टर डीजल खा के धुआं निकालता है और बैल घास खा के गोबर निकालता है। अब किसके ऊपर सब्सिडी होना चाहिए था? बिल्कुल अपना बैल के ऊपर सब्सिडी। तो ये देश का दुर्भाग्य रहा कि एक बैल की जगह पे ये ट्रैक्टर को सब्सिडी दे करके पूरे देश के 99% बैल को इनडायरेक्टली कत्ल खाने भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल 100% जो बैल देश का डीजल बचाता था, पैसा बचाता था, एनवायरमेंट, एफिशिएंसी की बात करेंगे, कहेंगे कौन चलाएगा जी यहाँ पर, ट्रैक्टर से हम कितनी बड़ी जमीन को जोत सकते हैं, बैल से तो नहीं कर सकते, तो फिर इसका क्या आर्ग्यूमेंट रहेगा? जैसे पहले तो सबके घर में बैल था ही, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस पे था। ये है ना कि छोटा खेत में चलेगा, मगर बड़े खेत में तो ट्रैक्टर ही चलाना पड़ेगा, ऐसा कहेंगे। लेकिन 80% तो 2 एकड़ से छोटे ही है। 80, हाँ ये भी सही बात है। तो आज भी हम बोलते हैं कि जहाँ आदिवासी क्षेत्र में बैल है उनको ट्रैक्टर से ज्यादा सब्सिडी मिलेगी तो टिक जाएंगे। सब्सिडी बैल रखने के लिए, नंदी रखने के लिए स्टेट से। यस यस यस, ट्रैक्टर को दे सकते तो इसको क्यों नहीं दे सकते? सही बात है ना, वो खाद अच्छा बचाता है। तो इस प्रकार हम जाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा ही कहना चाहूंगा कि हमारे एक कुछ एग्जाम्पल है जो उसको आप शो कर सकते हैं कि निवृत्ति पाटिल जी करके है, साइंटिस्ट है, हॉर्टिकल्चर, कृषि विज्ञान केंद्र वाशिम में वो काम करते हैं। और उन्होंने हल्दी के अंदर पहली सीजन में प्रयोग करवाया तो केमिकल से हल्दी आई 800-900 ग्राम, वो पहली सीजन में 1 किलो 900 ग्राम हो गई। अच्छा। हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन आता है, मेन एंटी कैंसरस कंपाउंड, करेक्ट, वो 3 से 3.5% आता था, गवर्नमेंट की रिसर्च करी हुई वैरायटी थी, पहली सीजन में चला गया 5.5+। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ गया। बिल्कुल, उनको दिल पे आ गया नहीं, उन्होंने एक ही खेत में 6 पद्धति के प्रयोग किए थे, एक में हमारा पद्धति, एक में दूसरा गाय आधारित, इसमें तीसरा, एक में डिबिया वाला, एक में ऐसा। बोले अतुलनीय परिणाम है, क्या करना है? तो हम बोलते कि आपको परिणाम मिला, आप 100 लोगों को सिखाए और ज्यादा आपकी क्षमता, तो 1000 से ज्यादा किसान के डेटा है उनके पास और 10,000 से ज्यादा लोगों को बांट चुके। तो वो दिल से इतना कार्य कर रहे कि अपने पगार का 1 लाख रुपया वो हर साल किसान को ये ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा देने में करते हैं। तो हम किसानों को फ्री सिखाते हैं ना, साथ में किसानों को रिक्वेस्ट करते हैं 100 लोगों को कम से कम सिखाना और पहला उसको देना कि जो आपको सबसे नहीं पसंद है उस पर। तो किसान मदद कर रहा है, ये पूरा मोमेंटम किसान चला रहा है। वाह, बहुत ही इंस्पायरिंग। आई होप आपकी इस माध्यम से, संगम टॉक्स के माध्यम से टॉक और फैले। और एक चीज मैं आपको विनती करता हूँ कि जनरली एक बैक्टीरिया बनाने जाएंगे ना कोई लैब में और खरीदने किसान जाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो 200 रुपये लीटर आता है। लैब में मतलब सिंथेटिकली? नहीं, लैब के अंदर उसको ग्रो करते हैं, तो वो मार्केट में मिलता है। तो एक बैक्टीरिया 200 रुपये लीटर आता है नाइट्रोजन फिक्स, और घड़ी घड़ी खरीदने पड़ेगा, घर पे नहीं बनेगा। 5 बैक्टीरिया एक विदेशी कंपनी 4,500 रुपये लीटर बेचती है, घर पे नहीं बनेगा। ये किसान के घर पे बनेगा, 110 वैरायटी है, ऐसा वर्ल्ड में कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो हम भी बेच सकते थे करोड़ों रुपया का, हजारों करोड़ों का था। बिल्कुल। लेकिन हमारे गुरुदेव जी के शब्द याद आए और हमने पूरा इवोल्यूशन किया कि देश का खर्चा कितना है। तो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड सब मिलके 15 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा है। अरे बाप रे। और वो सरकार और किसान की जेब में से कंपनियों में जाता है और 70% पैसा विदेश जाता है। तो ये सारा पैसा बच सकता है इससे। दूसरा, गाय बचेगी क्योंकि गोबर के लिए चाहिए गाय। तीसरा, स्वास्थ्य बचेगा। बिल्कुल। चौथा, हॉस्पिटल्स, अभी तो दबा दबा के हॉस्पिटल्स ही बने जा रहे हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य बचेगा, माइक्रोब्स बचेंगे, केचुए बचेंगे, चिड़िया बचेगी, ये सारी चीज बचती है। तो हमने और छोटे भाई और सब लोग ने, परिवार ने मिलकर एक बिल बना दिया कि हमारी अगली पीढ़ी का भी अधिकार नहीं। ये पूरी दुनिया के सभी किसान धरती माता और गौ माता को समर्पित, निःशुल्क ही सिखाएंगे, निःशुल्क देंगे, और उसको ही पूरी पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग ने तय कर दिया। और किसानों को बोलते कि आप 100 लोगों को और सिखाना, और किसान मदद कर रहा है। आपके माध्यम से भी काफी लोगों को प्रेरणा मिलेगी, पक्का मिलेगी। इसको और फैलाएंगे जोर से। थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट्स पे आते हैं। ये जो गऊ के अराउंड क्या हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं लोगों को घी से, या आप घी को बेचने का जो सिस्टम है आजकल, बहुत बिलोना घी बहुत फैल रहा है सब शहरों में, ये अच्छा सिस्टम है? बिल्कुल अच्छा। देखिए, हमेशा और दूध की भी बात करते हैं कि और है क्या हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं ऐसी जो गऊ इस एनवायरनमेंट में
वो उसका दूध से क्या बेनिफिट्स रहते हैं? जैसे हर महीने में 2 किलो घी खाता हूँ, अच्छा, हर रोज 1 लीटर दूध पीता हूँ, हर रोज 1.25 लीटर छाछ पीता हूँ, हर रोज मिठाई खाता हूँ। आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस वो सब नहीं आपके होती? सामने हूँ। हाँ एक बहुत बड़ा प्रचार करने की सारी सिस्टम चली है। हाँ जी, अलग अलग वेगन लोग भी ऐसा अलग करते, कोई बोलेंगे यही मिलेट सिखाओ, दूध खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बिल्कुल मैं यही, सामने हूँ, सब सब यही। आपके सामने ये भगत सिंह भाई है, वो 7-8वां साल चल रहा है, अनाज ग्रहण नहीं किए, ज्यादातर कच्चा दूध ही पीते हैं। अरे बाप रे, ठीक है, जय हो भाई साहब। तो ऐसे एक मेरे मित्र है 22 साल से दूध पे, ऐसे एक दूसरे थे वो 30 साल दूध पे। एक्चुअली दूध को सही पीने की परंपरा ही भूल चुके हैं। दूध को दोष देना गलत है, उनके ज्ञान का कमी है। अच्छा, जैसे आयुर्वेद में बोला है कि कच्चा दूध पीना चाहिए, अच्छा, जैसे ही दूध आप ले रहे हो तो कोई फल उसके साथ नहीं लेना है, विरोधाभास है। विरोधाभास। एक ही फल जमेगा, आम, वो भी मीठा है तो। अच्छा, एक ही सब्जी जमेगा, परवल, वो भी घी में बना है, खटास नहीं डली तो। बाकी कोई भी सब्जी के साथ विरोधार है। अच्छा, और रोटी भी अगर सेंधा नमक वाली है तो ही उसके साथ जमेगी। अब बताइए कितने लोग इसको फॉलो करते हैं? तो फॉलो करना नहीं है और दूध को दोष देना है तो कहाँ ठीक है। तो 5000 साल से पुराने आयुर्वेद ने बोला है कि आंवला कौन से भी स्वरूप में गुण नहीं छोड़ता है। अच्छा, तो आज भी साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है कि गर्म करो, लिक्विड करो, कुछ भी करो, विटामिन सी मेंटेन है। फ्रूट छोड़ देगा, आंवला नहीं छोड़ता है। तो ऐसे ही दूध को सही खाने की परंपरा ही भूल गए। दूध को जैसे ही गर्म करेंगे 99% प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बदल जाएंगे, अवेलेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे पाच्य। विटामिन B12 की स्थिति बदल जाएगी। तो सारा भारत अभी तो विटामिन B12 की That's कमी right. कमी से रहता है। That's right. मतलब कुछ ऐसा नंबर है कि 60-70% इंडियंस की B12 कम कम है। फिर लेक्टोफेरिन नाम का कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसको आइसोलेट अलग करके, सेपरेट करके हजारों रुपए किलो बेचती है। वो नेचुरली लेक्टोफेरिन कंपाउंड अवेलेबल फॉर्म में दूध में रहता है। ये क्या लैक्टोज डाइजेशन? लेक्टोफेरिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। अच्छा, फिर लैक्टोबैसिलस की पूरी रेंज होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर कितने एंजाइम्स है जो बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सेरिब्रोसाइड है जो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा कच्चे दूध के अंदर अवेलेबल फॉर्म में होता है। तो पास्चराइज करना इज डैमेजिंग फॉर द मिल्क इटसेल्फ एंड फॉर द ह्यूमन बॉडी। यस, पास्चराइज नहीं, गरम किया तो भी ये सब गरम किया और पास्चराइज किया, दोनों में। तो मैं तो वही बोलूंगा कि गांव के लोग तंदुरुस्त गाय का कच्चा दूध पिए, हजारों साल से हम पी रहे थे। ठीक है ना, धारोषण निकला और तुरंत पिया, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। 2 प्रहर तक कच्चा दूध पी सकते हैं। तो पीने की सही विधि समझना है, और ये कर लिया तो 80 करोड़ लोग जो भी विटामिन की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, वो हम वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे दुनिया का अच्छा सोर्स संपूर्ण आहार किसी को बोला है तो देशी गाय का दूध आयुर्वेद में बोला है, और किसी को भी नहीं बोला है। न किसी अनाज को बोला है, न फल को बोला है, न सब्जी को। और उसका एक और प्रमाण दे देता हूं आपके साथ में। जैसे सब लोग आज मिलेट्स का बहुत प्रचार हो रहा है। तो मिलेट्स अच्छा है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं गुजरात के आदिवासी बेल्ट है और उसके बेल्ट के में एक एग्जाम्पल बनी हुई घटना है, मैं बताता हूँ रूटीन क्या उसका इवोल्यूशन। वो मिलेट्स ही खाते हैं, हवा शुद्ध है, जंगल है, पानी है, काम करते हैं, धूप मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा सिकल सेल का इशू क्या है वहां पे? सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन की दिक्कत कहाँ है? गुजरात में, वहां है। लाइफ साइकिल सबसे कम किसकी है? उनकी है। ऐसा क्यों? मिलेट्स खा रहे हैं तो फिर भी ऐसा क्यों है? क्योंकि वो दूध नहीं खाते, दूध सूंघ के उनके बच्चे दूर भागते। तो धीरे धीरे डीएनए डिटोरेशन होना है। अरे बाप, उसी के सामने गुजरात की एक कम्युनिटी का मैं एग्जांपल दे दूंगा कि रबारी और भरवाड़ समाज है, वो क्या करता है, दूध कच्चा ही खाता है और रोटी, 2 ही चीज खाता है। उनकी आप शादियों में जाएंगे ना तो 90% लड़के 6 फुट ऊंचे मिलेंगे। मैं हाइट से खाली नहीं मापूंगा, लेकिन क्षमता, उसके बुजुर्ग 100 साल में भी 5 गाय धोते हैं, उनकी बहनें इतनी उम्र में भी काम करती है। अच्छा, उनको ड्राई फ्रूट स्वप्न में आएगा क्या? नहीं, उनका फ्रूट्स भी आएगा क्या? उनके नसीब में सब्जी भी नहीं है। अनजाने में उन्होंने आयुर्वेद को पालन कर दिया। क्या कर रहे हैं वो? कच्चा दूध खाते गाय का और रोटी खाते, 2 ही चीज। उन कम्युनिटी ने पूरी दुनिया के सब न्यूट्रिशनिस्ट को फेल कर दिए। तंदुरुस्त जीवन जी के दिखाया, ना कोई गोली खाई है विटामिन की, ना सब्जी खाया है, ना फ्रूट्स खाया है। कहां से हुआ? उन्होंने आयुर्वेद को अनजाने में प्रमाणित कर दिया। तो मैं विनती करूंगा, गाय को शोषण न करना,
गाय को सुखपूर्वक रखना, फिर जो दूध मिला, बच्चे को संतुष्टि देना, फिर जो दूध मिला वो प्रसाद है, उससे दूर मत जाना। मिलेट्स खाओ, उसकी खाने की पद्धति अलग है, घी खाने की पद्धति अलग है, दूध खाने की अलग है, तो दूध खाना ही चाहिए, ऐसे घी है। तो आपने तो आधे घंटे में 40 मिनट में पूरी वीगन वर्ल्ड की मूवमेंट को कोलैप्स कर दिया है आपने। वीगन वाले को भी मैं वैसा कहूंगा कि देखो आपके अंदर गैर समझ है, आप विदेश के लिए ठीक है, क्योंकि विदेश में उसके बच्चे को दिखाते ही नहीं है, उसको मांस को काटा जाता है। भारतीय परंपरा ये नहीं थी। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे गौशाला में जो काम करते हैं, मैं आपके माध्यम से यही उनको वेगन बंधुओं को भी, बहनों को भी वही कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर ऐसी परंपरा थी कि आधा दूध बच्चे को और आधा हमारा था, और हमने ये फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ श्रृंखलाएं टूट रही तो उसको भी वापस आप डिमांड करो, वैसे होगा कि जब ये बच्चा देती है गाय, तो जंगल में अगर होगी और यही गाय को जंगल में छोड़े तो उसके बच्चे को कुत्ते और सब लोग आके डिस्टर्ब करेंगे। तो हम गाय को सेफ्टी देते थे घर में। तो गाय और मनुष्य का माँ और बेटे का व्यवहार था। दूसरा कि बच्चा जब घर पे आता है, माँ को अच्छे से हम भोजन देते तो दूध डबल आता है, तो आधा दूध बच्चा पीता और आधा हम पीते, तो उसका शोषण बच्चे का नहीं था भारत में, और आज भी हम नहीं करते। आके आप गौशाला में देख सकते बच्चों का विकास। तीसरा, उसी गाय का किसी भी प्रकार का शोषण, ये अगर गाय जंगल में होती तो 2-3 बच्चे के बाद इतना नहीं होता था, यहाँ 15-15 बच्चे दे रही है। तो माँ और बच्चे वाला संबंध है गौ माता के संग। तो वेगन वाले बंधुओं को मैं उतना ही बोलूंगा, कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं है गौ माता का, भारत में था ही नहीं। ये धीरे धीरे परंपरा विदेश से आई है, उसको ठीक करने की जरूरत है। उसको टोटली गाय को रखना बंद करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा खुश है, माँ खुश है, मनुष्य खुश है। गोपाल भाई धन्य है आप जो ये सब बताया हमारे को, और होपफुली सारे ऑडियंस ने सुना। इसको प्लीज़ फैलाइए और इसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आपके पास छोटे खेत हैं, आपके घर में, आपके जानकारी में लोग हैं जो खेत रखते हैं, उनको इनकरेज करिए गोपाल भाई से ये सारी जानकारी लेकर इसको, इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और अपनी धरती माँ गौ माता और अपने खुद घर परिवार के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाएं। गोपाल भाई, मैं आपके माध्यम से बस एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि धर्म आचरण में आ जाना चाहिए। कोई बोलेंगे मैं शहर में बैठा हूं, मैं कैसे गाय की सेवा कर सकता हूं, मेरी बालकनी में क्या करूं। तो मैं कहता हूं कि हर कोई गाय की सेवा कर सकता है, हर कोई धर्म को आचरण में रख सकता है। आप कल से तय करो कि मैं धूप बत्ती करूंगा तो गाय की करूंगा, गाय को सपोर्ट हो जाएगा। मैं दीपक जलाऊंगा तो देशी गाय के घी का ही जलाऊंगा, तो गौ माता को सपोर्ट हो जाएगा। मंदिर वाले तय करे कि मंदिर में गाय का ही दूध चढ़ेगा, घी दीपक का गाय का ही होगा, काम हो जाएगा। तो पुजारी लोग भी काम कर सकते हैं। प्रसाद चढ़ेगा तो गाय आधारित अनाज किया है वही अन्न का प्रसाद चढ़ेगा, सात्विक भगवान को भोग, सपोर्ट हो जाएगा। कृष्ण भगवान ज्यादा खुश होंगे, शिव जी ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने शिव जी ने मंदिर में ही नंदी जी को मूर्ति को स्थापित किया है, कृष्ण भगवान ने गौ माता को स्थापित किया। ऐसे सभी देवी देवताओं ने माना है गौ माता सर्वोपरि। ऐसे ही आप तय करेंगे कि गाय का घी का हमें शोषण नहीं करना है पैसे में। आप डेयरी का घी लीजिए, घेटा बकरा भैंस का दूध का मिक्स आएगा, 60 रुपये लीटर दूध आएगा। आप बिलोना करिए घर पे जरा, तो 60 रुपये वाला दूध 35 लीटर पे 1 लीटर घी बनेगा, तो घर पे 2500-3000 पे पड़ेगा। तो आप किसी से 500-1000 में शुद्ध कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? तो मैं नहीं कहता हूं कि मेरा ही घी खरीदो, मेरा तो 5-6 हजार पे बिकता है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि आपके गांव में जो भी गाय रखता है उसको बोलो कि तुम तुम्हारे बच्चे को गाय को ज्यादा दूध पिलाओ, और फिर हमको बिलोना करके घी दो, हम 4000 में खरीदेंगे। वो गाय रखेगा कि नहीं? किसान आंदोलन करने नहीं आएगा कि मैं गाय नहीं रखूंगा, वो कत्ल खाने जाएगी और शहर वाले उतने ही भागीदार बन जाएंगे। तो आप डिमांड एंड सप्लाई का थंब रूल अपना सकते हैं कि जो किसान गाय रखता है उसकी गाय अडॉप्ट कर लो। ज्यादा पैसा है तो 2-3 गाय अडॉप्ट कर लो, 10 गाय करो, और हर हफ्ते फोटो मंगवा लो गाय के। तो घी अच्छा खरीद के खाओ, अच्छा अन्न आपके घर पे जो पकाएंगे, सब्जी हो, हम वो सोचे कि भाई गाय आधारित खाएंगे तो काम हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही बड़े बड़े संगठन देश में हैं जो गाय की बातें 70 साल से कर रहे हैं। उसके सभी संगठनों को मैं बोलना चाहता हूं, सभी धर्म के लोगों को बोलना चाहता हूं कि आपके कार्यालयों में देशी गाय का दूध ही आना चाहिए। आपके कार्यालयों में फिनाइल जो गौ आधारित है वही होना चाहिए। अलग अलग संगठन है, किसी किसी के 10 करोड़ फॉलोअर्स है,
वो कल से तय करे कि मैं गाय का देसी दूध खाऊंगा, कत्ल खाने जाएगी भाई साहब? वो कल से तय करे कि मैं गाय आधारित ही दीपक जलाऊंगा, वही उपयोग करूंगा, तो नहीं जाएगी। तो सभी धर्म वाले, मंदिर वाले, संगठन वाले जो भी गाय को अपने हृदय में स्थान मानते हैं, वो तय कर दे कि हमारे सभी फॉलोवर्स गाय आधारित करेंगे, गाय कहीं नहीं जाएगी। पहले हमारा दोष हम ठीक करें और साथ साथ में फिर प्रचार करेंगे ना, गजब का प्रचार हो जाएगा। तो हमारे बच्चे तो बचपन से गाय आधारित अभी खेलते, मेरा बड़ा बेटा भी 15 गाय धो लेता है, तो भाई की बेटी भी 7 गाय धोती है। तो गोबर का काम करना, खेती का काम करना गर्व का विषय है, शर्म का नहीं है। ये वास्तविकता है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी है। ये किसान उत्तम क्यों है? कि रियल प्रोडक्टिव वही करता है, कोई लोखंड और कागज थोड़ी खाएंगे। तो मेरी विनती है शहर वाले सभी बंधुओं को, जहां किसान मिले उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आर्थिक तरह से क्षमता से खड़ा कीजिए, गौ माता को खड़ा कीजिए, अपने आप वो टिक जाएगा। नहीं तो बड़े दुखी है किसान। तो इस धर्म को निभाएंगे तो ईश्वर खुश होंगे, दंभ में खुश नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, मुझे मौका दिया। जय हो।